नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी गोविंद गोयल एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ आज फिर उपस्थित हुआ हूं हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अति महत्वपूर्ण क्लास है। महिला सुपरवाइजर से संबंधित या अन्य परीक्षाओं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स अपन आज कवर करेंगे। इस क्लास लेने का मकसद ये था कि कल रात हमने 2 बजे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे आए हैं कैसे बनते हैं उस पर विचार करके कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि उसके आधार पर आपको एक क्लास और बना दी जाए। ठीक है। हमारे जो स्वास्थ्य से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आपको आसानी से बन जाएंगे। जो हमारे सर ने पढ़ा उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है। मैथ्स रीजनिंग सारा बन रहा है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं बता देता हूँ। एक अपना जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ये बहुत कम परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो बच्चे क्या इससे दूर रहते हैं। अधिकांश टीचर भी दूर रहते हैं। हमने भी सिर्फ इसको एमए में पढ़ा था, एक वो भी एक सेमेस्टर के लिए, तो हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है इसमें। तो ये क्या है कि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ऑफ नंबर इसके कम है। तो ये इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है, तो आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो हम आपके साथ मेहनत में हमेशा जुड़े रहेंगे। इसलिए कुछ टॉपिक्स और जो अपने इससे संबंधित है मैनेजमेंट से वो लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ और आगे भी होता रहूँगा। ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास का शुरुआत करते हैं। आगे चलते हैं अपन। महिला सुपरवाइजर मैराथन क्लास महासंग्राम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस संडे से हमारे साथ बने रहिएगा अगली एग्ज़ाम आने तक। एग्ज़ाम का थोड़ा सा डिले हुआ है कि 7 दिन आपकी एग्ज़ाम बढ़ चुकी है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। हमारे लिए भी फ़ायदा है कि आपको जो जो टॉपिक्स में कठिनाइयाँ होती थी उनको और अच्छे से करवा दिया जाए। हमने टारगेट 28 जो फरवरी था उससे लेके संबंधित करा था, इसलिए मैनेजमेंट की क्लासेस थोड़ा डीप में ना जाते हुए हमने आपको नॉलेज हो चुके और आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके लगा सके और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य को लेकर हमने क्लासेस बनाई थी। परंतु एग्ज़ाम आगे बढ़ चुकी है, 7 दिन आगे बढ़ चुकी है, जो 7 मार्च से होना तय हुई है। तो हम आपके लिए और तत्पर हैं। आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको 7 दिन का समय और मिला है, तो आप बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता करें। तो जो PYQ से सफलता की तैयारी तक हम आपके साथ महासंग्राम में जुड़े रहेंगे। ठीक है। इसमें पुराने पेपर से उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अधिकांश क्वेश्चंस बन रहे हैं उन पे हम आपके साथ जो रणनीति है वो तैयार करेंगे और एग्ज़ाम की रोड मैप जो रणनीति वो भी हम तैयार करेंगे। ठीक है। आइए चलते आगे की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नोट्स से पुराने हमने पेपर मिला है, 4 से 5 ऐसे एग्ज़ाम है उनसे मिला है, तो हमारे पोषण एवं स्वास्थ्य से लगभग 99% क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नोट्स जो बहुत शॉर्ट्स नोट्स है उनकी आप तैयारी करके लगा सकते हैं आसानी से क्वेश्चन आंसर। प्रबंध की गुण है जो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इनकी टर्म्स बहुत कठिन है, तो उसके भी क्वेश्चन से बहुत से हैं जो बन रहे हैं, आसानी से बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हम भी आपके साथ मेहनत में जुड़ चुके हैं। इस संडे से जुड़िएगा ज़रूर। प्रबंधकीय गुण और अन्य क्लासेस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके साथ बने रहिएगा। शिशु की प्रारंभिक देखभाल, इससे भी क्वेश्चन संबंधित 90% क्वेश्चन मैच खा रहे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 ये अन्य परीक्षा है, उसके लिए भी हमने स्टडी मटेरियल पर अपना जो सिलेबस और इससे संबंधित जो भी कंटेंट है वो अपलोड कर दिया गया है। और साथ ही हाँ, और कोई परेशानी आपको आती है तो स्मार्ट स्टडी अप्रोच हमेशा आपके साथ बने रहेगी। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। आगे चलते। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना क्यों आवश्यकता। भारत में अनेक बैंकों का प्रभुत्व देखने को मिल रहा था और इनकी पहुंच जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे दूर थी, जो गरीब है उनसे दूर थे, तो आम नागरिकों तक, भारत के आम नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो भारत में आम नागरिकों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, भारत की आर्थिक दृष्टि को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उसमें थोड़ी वृद्धि करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और यहाँ तक कि गरीब तबकों के लोगों तक बैंकों की सुरक्षा पहुंच सके, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अपनी क्लास में प्रारंभ करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, वर्ष, बैंकों की संख्या, बैंकों के नाम, पंचवर्षीय योजना, आरबीआई के गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से संबंधित हम जितने भी क्वेश्चन बैंकों से बनते हैं उन सबको एक साथ लाए, एक ही स्लाइड में लाए, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ। एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, एक बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण लोगों को पता रहता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आसानी से लोगों को, अधिकांश जो स्टूडेंट हैं उनको पता रहता है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो सेकेंड राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ये मेरा क्वेश्चन जो पीएससी उसमें बाहर मतलब गलत हुआ था और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन की वजह से मैं बाहर हो चुका था, तो ये क्वेश्चन मेरे को बहुत तकलीफ दी थी। इसलिए आपका गलत नहीं हो, और हमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, उसमें इस तरह से क्वेश्चन बने, इसलिए आपके लिए ये क्लास हम लाए हैं। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्लास की, परंतु क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, इसलिए हम ऐसे टॉपिक्स उठाते रहेंगे आने वाले समय में और आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो 19 जुलाई 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखना, इसका सन भी पूछा जाता है और कितने बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है। तो ये 14 बैंक अवश्य याद रखना कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, सन सहित। ठीक है, 19 जुलाई 1969। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, कैनबरा बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये था कि इनको एक सबको एकीकृत करके पूरे देश में जो आर्थिक व्यवस्था उसको सुनिश्चित किया जाए एक छत के अंतर्गत। ठीक है, मतलब एक ही देखरेख के अंतर्गत। पंचवर्षीय योजना पूछी गई थी इससे, जो 2017 में पेपर हुआ था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से लेकर 1974 तक। इसमें याद रखना कितनी दी गई है, 14 बैंक। लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। 14 बैंकों में लास्ट में 14 आ रहा है, 4 आ रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना थी। आरबीआई के गवर्नर थे लक्ष्मीकांत, जहाँ आरबीआई के, इसमें आरबीआई के ही गवर्नर क्यों लिए गए। ठीक है, आरबीआई बैंकों का बैंक है। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को। क्वेश्चन बनता है कि बैंकों का बैंक भारत में कौन है, आरबीआई ये सभी बैंकों की देखरेख करता है, सभी बैंकों के अपने नियमावली तैयार करने का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सभी बैंकों को अपना बजट आवंटन कौन करता है, पैसे का जो बंटवारा है कौन करता है, आरबीआई करता है। इसलिए इसके जो गवर्नर है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राष्ट्रपति थे उस समय वीवी गिरी। प्रधानमंत्री आपको पता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का श्रेय जो है इंदिरा गांधी जी को दिया जाता है। 19 जुलाई 1969 14 बैंक याद रखना, क्योंकि ये मेरा गलत हुआ था, इसलिए मैं आपको अधिक जोर दे रहा हूँ कि आपका गलत ना हो। ठीक है, 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980, 1-5 को जोड़ते हो आप, थोड़ा ट्रिकी है, आप थोड़ा सा इस ट्रिक के साथ याद करोगे। 15 अप्रैल 1980, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, एक 15 जुलाई है, एक 15 अप्रैल है। 1-5 को जोड़ोगे तो 6 आता है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का, 6 बैंकों का। आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक। ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ें, याद करने में आसानी रहेगी, ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है आज के समय। इसके गवर्नर बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल। राष्ट्रपति थे उस समय नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। पंचवर्षीय योजना के अन्य नाम। पंचवर्षीय योजना की एक महत्वपूर्ण क्लास जो मैंने ले ली है। ठीक है,
पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक क्लास हो चुकी थी, पर हमने पुराने पेपर का एनालाइज किया तो उसमें संबंधित आया कि पंचवर्षीय योजना के अन्य नाम भी पूछे जाते हो, किस पद्धति पर आधारित है वो पूछा जाता है। इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसमें एक से अनेक टॉपिक्स लिए गए जो परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। ठीक है, पंचवर्षीय योजना अवधि अन्य नाम। इस पंचवर्षीय योजना को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा, इसके इतिहास को भी जाना है कि पंचवर्षीय योजना लाना क्यों आवश्यक है। तो ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना रिवीजन भी हो जाएगा आपका 1951 से लेकर 1956 तक, हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बने हैं। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि पर ध्यान देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 था, महालनोबिस मॉडल। ठीक है, महालनोबिस मॉडल। ठीक है, ये भी पूछा गया है 2017 में, ये सारी चीज़ें पूछी गई। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो औद्योगिकरण पर जोर दे रही थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। ये भी याद रखिएगा कि ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये सारे लगातार पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गाडगिल योजना पर आधारित आत्मनिर्भर और कृषि पर ध्यान। योजना अवकाश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। योजना अवकाश पूछा गया है 1966 से लेकर 1969, 3 वर्षीय योजना। युद्ध और सूखे के कारण योजना अवकाश का प्रारंभ किया गया था। तो ये पूछा गया कि योजना अवकाश कब प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। स्थिरता के साथ विकास, गरीबी हटाओ का नारा अशोक रुद्र मन्ने के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम भी पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके लिए क्लासेस क्यों ला रहे हैं हम। ठीक है, ये याद रखना कि अशोक रुद्र मन्ने के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर पर जोर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये क्लास बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दी है, तो आप वो क्लास अगर नहीं देखिए तो वो क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, दोनों से हो सकता है मिलजुल के बना दिया जाए। तो आपको सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट ही हमने दी है और बहुत कम समय में बहुत अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करिए। ठीक है, रोलिंग योजना 1978 से 1980 के बीच में जनता पार्टी की सरकार द्वारा आई थी। उसने पंचवर्षीय योजना को जो थी उसको अयोग्य घोषित कर दिया था, परंतु उस रोलिंग प्लान योजना को कांग्रेस ने आगे चलकर अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 की, निवेश योजना, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, उत्पादकता और रोजगार पर ध्यान, उदारीकरण की शुरुआत। ठीक है, वार्षिक योजना 1990-1992, आर्थिक सुधार की शुरुआत। 1991 में जैसा कि आपको जानते हैं कि अपने ऊपर आर्थिक संकट आ चुका था, इसलिए कुछ एलपीजी लाया गया था। वो क्लास भी मैंने बहुत अच्छे से पंचवर्षीय योजना में समझाया है। आपको अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए वो क्लास देखना पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक से अधिक टॉपिक आप और हम कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा रिवीजन मोड में अपन कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लासेस मैं पुराने समय में ले चुका हूँ। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के मध्य, मानव संसाधन विकास पर जोर, उदारीकरण का विस्तार। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, समावेशी विकास, जीवन स्तर में सुधार। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स इसमें बता दूंगा, जो मैंने लाल गोले बनाए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस पिछले समय में पूछे गए हैं, तो इनको बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक, ये चौथी पंचवर्षीय का नाम जो याद रखना आप, ये वाला, ये ठीक है, अशोक रुद्र मन्ने, इनका भी याद रखना क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, हमने 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर दी है। पुरानी क्लास आप देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से समझाया मैंने, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। कुछ चीज़ें छूट गई थी तो वो आज की क्लास में मैंने
कंप्लीट करवा दी। संप्रेषण चार्ट के तत्व, जो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सारी क्लास अभी जो टॉपिक्स करें अपन ने सब मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इनसे क्वेश्चन अधिकांश देखने को मिले, इसलिए आपको एक इस क्लास अलग से क्लास लेके समझा जा रहा है। ठीक है, इसमें ये टॉपिक से पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन बना था कि निम्न दिए गए इनमें से कौन जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो संचार के तत्व है, उसमें कौन शामिल नहीं है। तो एक 3 इसमें से दिए गए थे, इन तीनों तो अपने चार्ट में से, और एक नहीं था, उसको आपको चूज़ करना था। तो एक सेंडर होता है, ठीक है, अभी आप देख लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ। एनकोडिंग करता है, सेंडर जो है मैसेज को सेंड करता है, फिर वो उस भाषा को अपने रूप में प्रकट करता है, चित्र जो भी चलचित्र वगैरह है, चित्र है, कुछ डायग्राम है, उसके माध्यम से एनकोडिंग करता है। फिर एक चैनल रहता है जो मैसेज आगे चलता है, चैनल के माध्यम से आगे चलेगा। फिर जो प्राप्त करता है उससे पहले डिकोडिंग होती है कि उसके भाषा में उसको समझा दिया जाए, फिर उसके पास रिसीव हो जाता है। ठीक है, जो प्राप्त करता है, इसमें द्विगामी प्रक्रिया, जैसे मैं सेंडर हूँ, आपको मैं क्या सेंड कर रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज के माध्यम से आपको क्लासेस सेंड कर रहा हूँ, आप रिसीव कर रहे हो उन क्लास को, अपने भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हो, ये डिकोडिंग है। ठीक है, फिर आपको अगर समझ आती है कि नहीं, क्लासेस समझ आ रही नहीं कि इसका आप फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है, किसको, सेंडर को, ये फीडबैक आ गया हमारे पास। ठीक है, आप भी हम अधिक से अधिक हमको फीडबैक दीजिएगा, हमारी क्लासेस आपको कैसी लगती है। ठीक है, यही प्रोसेस है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाती है, संचार के तत्व कहलाते हैं। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो ये इन संचार के तत्व है। प्रेषक वह व्यक्ति या स्रोत जो संदेश संदेश भेज रहा है। इस वक्त मैं आपको संदेश भेज रहा हूँ, किसी भी माध्यम में, लिखित माध्यम में, मौखिक माध्यम में, या भावना के रूप में प्रकट कर रहा हूँ, तो वो प्रेषक है, वो सेंडर व्यक्ति है। ठीक है, उदाहरण जो हम आपसे ही और हमसे ही उसको करते हुए, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। संदेश निर्माण, एनाकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग। ठीक है, प्रेषक अपने विचारों, भावनाओं या जानकारी को शब्दों, संकेतों या प्रतीकों में परिवर्तित करता है। जैसे कि मैंने कुछ आपको व्हाट्सएप पे करा, तो कुछ इमोजी पहुंचा देता हूं, तो उससे आप क्या है समझ जाते हो। ठीक है, कि किस भावना के तहत यह हमको मैसेज कर रहा है। ठीक है, माध्यम है, चैनल है, वह साधन जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है, मौखिक, लिखित, दृश्य, श्रव्य आदि। ठीक है, इसके बहुत सारे माध्यम है, इनसे भी क्वेश्चन बने जाते हैं। संदेश प्राप्ति, डिकोडिंग। ठीक है, प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है, यानी शब्दों, संकेतों या प्रतीकों का अर्थ निकालता है, और प्राप्तकर्ता तक वह व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करता है। समझ, प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझता और उसका आशय निकालता है। कुछ कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि अपन कुछ कहना क्या चाहते हैं और व्यक्ति कुछ समझ रहा है, थोड़ी कमियां रहती है। इससे जो उस समझ को डेवलप करना रहता है, क्या आप लोग कहना क्या चाहते हो, उस व्यक्ति उस मीनिंग को थर्ड मीनिंग में समझ लेता है। तो कुछ इसमें कठिनाई है भी। पुष्टि, फीडबैक, कि वो उस मैसेज को समझा, सही समझा या गलत समझा, ये इसलिए प्रतिपुष्टि देना आवश्यक है। प्राप्तकर्ता प्रेषक को प्रक्रिया देता है जिसमें पता चलता है कि संदेश समझा गया है या नहीं। ठीक है, बाधाएं, कोई भी तत्व जो संदेश में सही ढंग से पहुंचने या समझने में रुकावट डालती। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भाषाई या संस्कृति। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने मैसेज कुछ करा है और उसका व्यक्ति समझ कुछ हो रहा है, तो ये उसकी बाधा है। शारीरिक हो सकती है, हो सकता है मनोभाव उसके सही नहीं हो, या भाषाई, जैसे मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, और मान लो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जो कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको हिंदी बहुत कम समझ में आती है। जैसे कि आज हमारे पास एक व्यक्ति का मैसेज आया, बहुत दूर से आया, आंध्र प्रदेश से आया। उसका कहना ये है कि सर आप हमको इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए, हमारे यहाँ पे थोड़ी कमी है। वो कोई गांव से बिलोंग करता है, वो अपने उज्जैन में अपने विक्रम यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का मैसेज आया है। तो ऐसे ही भाषा में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो उनकी भाषाओं में भी प्रोवाइड किया जाए, इसलिए भाषाई बाधाएं भी शामिल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। महिला और बच्चों से संबंधित दिवस। मैंने ये क्या है, विविधता में एकता वाली क्लास है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक है, परंतु इन टॉपिक को आप कनेक्ट करके पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चन बन रहे, इसलिए इस क्लास को लाना महत्वपूर्ण था। ठीक है, महिला और बच्चों से संबंधित दिवस। दिवस, तारीख और अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो ये कितनी बार पूछा जा चुका है, अनेक बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कन्फ्यूजन मत होना, आगे अंतर्राष्ट्रीय लिखा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय महिला दिवस इसके जस्ट नीचे थे, जो भारत का है वो 13 फरवरी है, सर्वजनी नायडू का जन्मदिन। ठीक है, तो याद रखना 13 फरवरी और 8 मार्च में कन्फ्यूजन ना हो। जो अंतर्राष्ट्रीय वो बड़ा है तो वो पहले आता,
बाद में आ रहा है, जो बड़ी चीज़ है वो थोड़ा बाद में आ रहा है, उससे पहले आपका बेसिक जो नॉलेज है, जैसे बेसिक तैयार किया गया है। तो 13 फरवरी भारत से संबंधित पहले अपन ने भारत को पढ़ा, फिर अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च के दिन गए अपन। 13 फरवरी तो याद रखिएगा, पहले अपन ने भारत का महिला दिवस मनाया 13 फरवरी को, फिर अपन ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया। ठीक है, पहले भारत की महिलाओं को सशक्त करा 13 फरवरी को, फिर 8 मार्च को हमने विश्व की महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जोर दिया। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है 13 फरवरी, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण, जो सरोजिनी नायडू हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण लीडर थी। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रीय है, तो आप इसका याद रखिएगा कि राष्ट्रीय है, ये अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय, 13 फरवरी राष्ट्रीय। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये नई चीज क्या है, ये बवाल क्या है, ग्राम में जो महिला रहती है उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस अलग है। तो ये भी याद रखिएगा कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर पूछा जाता है। पहली बार मैंने भी पढ़ा था तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था कि ये क्या चीज़ है, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, हो सकता है पूछ लिया जाए और हो सकता है कन्फ्यूजन करने के लिए दिया भी जाए, तो इसलिए याद रखिएगा ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहला है राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का राष्ट्रीय दिवस, इसमें याद रखना है महिलाओं का खिलाफ है हिंसा उन्मूलन है का राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भारत का है राष्ट्रीय बालिका दिवस, कब है 24 जनवरी, राष्ट्रीय है ये, तो ये भारत के लिए रहेगा, तो बालिका दिवस 24 जनवरी। बाल दिवस जो बच्चों से संबंधित दिवस है, उनका भी हम टॉपिक लेके आए आपके सामने। तो विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, याद रखना ये विश्व है, विश्व बाल दिवस कब है 20 नवंबर। ठीक है, याद रखना। और राष्ट्रीय बाल दिवस कब है 14 नवंबर। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे, तो उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। तो जैसा कि आपने पहले ट्रिक में याद रखा कि जो महिलाओं से संबंधित दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बाद में आया है, राष्ट्रीय महिला दिवस पहले आया था। ऐसा यहीं पे है कि पहले जो राष्ट्रीय वो 14 नवंबर को आया है और फिर विश्व का जो आया 20 नवंबर को आया था। इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हम एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ आज उपस्थित हुए हैं। बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ये भी याद रखने का पूछ लिया जाता है। सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत का ये राष्ट्रीय ये सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल कस्तूरबा गांधी का जन्मदिवस। कस्तूरबा गांधी कौन थी, महात्मा गांधी की पत्नी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी का जन्मदिवस के आधार पर यह मनाया जाता है। ठीक है, अन्य संबंधित दिवस, तो कुछ और दिवस है महत्वपूर्ण, अपन याद कर लेते हैं उनको भी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। पिछली बार जनगणना कब हुई थी, याद है किसी को, कब हुई थी 2011 में, तो याद कर लीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए कि पिछली बार जब अपनी जनगणना हुई थी तो 2011 में हुई थी, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब है 11 जुलाई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, आपका परिवार, आपको पता ही नहीं कि ये दिवस कब मनाया जाता है। 15 मई को है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ठीक है, विश्व स्तनपान सप्ताह, ये भी याद रखना क्योंकि आंगनवाड़ी से संबंधित है और ये महिला सुपरवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। विश्व स्तनपान सप्ताह, ये एक सप्ताह है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी आंगनवाड़ी से संबंधित है, ये भारत का है, वो विश्व के संबंध में था स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के लिए, ये भारत का है, पोषण सप्ताह है, राष्ट्रीय है 1 से 7 सितंबर। ठीक है, आगे चलते, स्पष्टीकरण क्यों मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, ये महिलाओं के अधिकारों और उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस भारत का है, ये भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, वो स्वर कोकिला अलग है अपनी, लता मंगेशकर जी, ये कोकिला है जी ये। ठीक है, याद रखना, ऐसा मत कर देना स्वर कोकिला पूछ लिया जाए तो आपने सरोजिनी नायडू लगा दिया और कोकिला जी पूछ लिया जाए तो आपने
अपनी लता मंगेशकर जी को लगा दिया गया। ठीक है, कुछ करंट का क्वेश्चन है, उनकी हाल ही में कुछ 1-2 साल पहले मृत्यु हुई है, हमारे इंदौर से रिलेटेड है, हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उनसे भी अपन कनेक्ट करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, विश्व बाल दिवस यह बच्चों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बात करता है। राष्ट्रीय बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह बालिकाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व दिवस। सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लासेस समाप्त हुई। आपको ऐसा लग रहा है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो आप हमको सुझाव दीजिए। आपके सुझाव देने से हम छोटे नहीं बनेंगे। आपकी जो सुझाव है हम उनको सर आंखों पर रख के आगे की क्लासेस सुचारू रूप से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी अप्रोच के साथ बने रहिएगा। ये हमारी एप्लीकेशन है, इस पर बहुत अधिक स्टडी मटेरियल अपलोड हो चुका है। कुछ हम इंग्लिश मीडियम के लिए भी इस पर काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में यह स्मार्ट स्टडी अप्रोच जो आपको निःशुल्क, हमेशा निःशुल्क प्रदान करेगी, हमेशा जैसे कि आज से जब से बनी है तब से ये रहेगी, तब तक निःशुल्क चीज़ें प्रोवाइड करेगी। तो इसमें कंप्यूटर, पोषण, स्वास्थ्य और सब प्रबंधकीय गुण, योजना, शारीरिक संरचना, इससे संबंधित टेस्ट सीरीज भी इसमें अपलोड कर दी गई है। रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टेस्ट सीरीज भी इसमें अपलोड कर दी गई है। अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए, आपको और समय मिला है, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो दिन के उतने क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन ही परीक्षा का आधार है। परीक्षा में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें बढ़ोतरी होगी। क्वेश्चन लगाने के बाद खुद का मूल्यांकन जरूर कीजिए कि आपने गलत क्यों, कहाँ करा है और कैसे गलत हुआ है। नहीं तो आप जो कोई गलत क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर वो टिक करके आपने छोड़ दिया कि नंबर इतने, ठीक है आगे बढ़ते अगला लगाते, मूल्यांकन जरूर कीजिए। नहीं तो अगर वो क्वेश्चन आया तो वैसा का वैसा गलत आप वहाँ करोगे। ये 100% मेरी गारंटी है कि आपने अगर क्वेश्चन पेपर में गलत लगाया और उसका मूल्यांकन नहीं किया तो आप परीक्षा में भी वो गलत ही लगाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। या हमारी सोशल मीडिया साइट से है, जैसे व्हाट्सएप पे स्मार्ट स्टडी अप्रोच चैनल है, ग्रुप नहीं है, हमारा एक चैनल है, उस पर जाकर भी आप नई अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। करंट से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी है स्मार्ट स्टडी अप्रोच, उस पर भी आप जाके संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ऑफिशियल चैनल है हमारा और ऑफिशियल आईडी हमारी स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑफिशियल के नाम से, तो आप इस पे भी हमसे संपर्क साझा कर सकते हैं। ठीक है, हमारी एजुकेशन सामग्री के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, महासंग्राम इस रविवार से प्रारंभ होने जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा, उनकी सफलता को सुनिश्चित करिएगा, और जो भी आपके भाई बहन हैं उनके साथ संपर्क करिएगा कि हमारी स्मार्ट स्टडी अप्रोच जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये अधिक से अधिक परीक्षाओं की संबंधित जानकारी से संबंधित स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और अपनी क्लासेस प्रोवाइड करवाती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।